5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने मौजूद। दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की विदाई को लेकर असम की जनता ने मार दिया है पूरा मोहर। दोस्तों बताएंगे ताबड़तोड़ लोगों की वोटिंग के बाद टूटे हैं नए पुराने सारे बड़े रिकॉर्ड। इसी के साथ में बताएंगे मुस्लिम समाज के लोगों ने 94% तक वोट छाप दिया दोस्तों, जिसके बाद भाजपा नेताओं की बढ़ चुकी है बौखलाहट। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चाय की चुस्की लेते हुए कांग्रेस के नेता भाजपा के प्रत्याशी को भी साथ में ले आए दोस्तों। इसी के साथ में सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ में आईएएस अधिकारी की हुई आपस में जोरदार तरीके की नोकझोंक को लेकर नई बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने भी माना कि हिमंता बिस्वा शर्मा बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं दोस्तों। इसके पीछे क्या बड़ा तर्क दे रहे हैं अखिलेश यादव, इसके बारे में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम पूरी तरीके से परिवर्तन करने के लिए घर से निकलकर वोट छाप कर आया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2016 के असम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जाती है और बीजेपी की सरकार आती है दोस्तों। उस दौरान जो एक ट्रेंड देखने को मिला वो ये कि असम के अंदर जनता ने तकरीबन 8% ज्यादा वोट डाले थे और 8% ज्यादा वोट के कारण राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बन जाती है दोस्तों। जिसके बाद 2021 का चुनाव होता है, जहां पर वापस से बीजेपी की सरकार बनती है और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2016 की तुलना में 2% की गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। और अमूमन असम के अंदर ऐसा होता आया है कि जब सरकार बदलने का टाइम आता है तो अचानक से वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों, यानी मतदान प्रतिशत तेजी से बढ़ जाता है। 2016 में तेजी से बढ़ा था, लगभग 6% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों। और इस बार फिर से उसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी 2016 में जो हुआ था 26 में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बीते दिन असम के विधानसभा चुनाव को लेकर जब वोट डाले गए तो सुबह से लगातार बंपर वोटिंग होती रही दोस्तों। दोपहर 1 बजे तक ही 50% से ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि ऑल टाइम का रिकॉर्ड यानी हमेशा का रिकॉर्ड असम के अंदर टूटने जा रहा है दोस्तों। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो तो छपड़ फाड़ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं दोस्तों, यानी 2021 के वोटिंग प्रतिशत यानी मतदान प्रतिशत से 2% ज्यादा लोगों ने केवल शाम 5 बजे तक वोट डाला था और वोट रात को 7 बजे तक चलता रहा दोस्तों। ऑफिशियल तौर पर यानी आधिकारिक तौर पर 7 बजे तक चल रहा था, वरना तो रात में 9-9 बजे तक लोग वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए थे, यानी कम से कम 4% की और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आंकड़ा 88% तक कम से कम पहुंचने जा रहा है दोस्तों, जिसे लेकर आज अंतिम आंकड़ा जारी किया जाएगा। यानी पिछली बार 82% और इस बार 88% यानी 6% के वोटों में इजाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसे में भाजपा के लोगों का दावा है कि ये उनके समर्थन में जनता के बीच में उत्साह के कारण हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भाजपा का दावा पूरी तरीके से इसलिए खारिज होता है क्योंकि 2 सीटों को लेकर यानी 2 इलाकों की अगर वोटिंग परसेंटेज को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर कौन से समुदाय के लोगों ने निकलकर बंपर वोटिंग की है दोस्तों। असम का एक क्षेत्र है दलगांव क्षेत्र दोस्तों, जहां पर 5 बजे तक लोगों ने 94% वोट डाला था। और जब यहां के आंकड़े निकाले गए दोस्तों, पता करने की कोशिश की गई कि कौन सा समुदाय यहां पर सबसे ज्यादा है, तो लगभग 70% आबादी मुस्लिम आबादी है दोस्तों, यानी जहां पर 70% मुस्लिम आबादी है वहां पर 94% वोट पड़े हैं। और जो सबसे कम वोट पड़ा है दोस्तों वो अमरी के क्षेत्र में सबसे कम वोट पड़ा है। और यहाँ के आंकड़े आप देखेंगे तो यहाँ पर 70% हिंदू आबादी है और वोटिंग भी यहाँ पर 70% के आसपास हुई है दोस्तों, यानी जहाँ पर हिंदू बहुत संख्यक है वहां पर काफी कम लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर वोट किया है दोस्तों। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों पर बार बार बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा उल्टा सीधा बयान दे रहे थे, जिसे मुस्लिम समाज के अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग परिवर्तन करने के लिए जमकर घर से बाहर निकले हैं। ये खुलकर सबके सामने बातें आई है, तो कोई कुछ भी कहे दोस्तों, असम के अंदर बदलाव हो चुका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 85% की वोटिंग होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता काफी गदगद नजर आए दोस्तों। चुनाव मतदान खत्म होने के बाद असम कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष गौरव गोगोई और जोरहाट से बीजेपी के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी एक साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए दोस्तों। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में बैठकर चाय पी है, तो इससे पता चल रहा है कि एकदम रिलैक्स मूड में दिखाई दे रहे हैं और उनको पता चल चुका है कि काम हो गया। और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके की लहर थी दोस्तों, उसके बाद भाजपा के प्रत्याशी भी गौरव गोगोई के साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने में मजे ले रहे हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे चुनाव में जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उससे पता चल रहा है कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के नेता के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर परिवर्तन के संकेत है कि कांग्रेस के नेता एकदम बैठकर चिल मार रहे हैं और उनको पता है कि अपना काम हो गया, जनता ने वोट डाल दिया, परिवर्तन ला दिया है। और देखना यह है कि 4 मई को क्या रिजल्ट सामने आते हैं दोस्तों। जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से परिवर्तन की उम्मीद है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ज्ञानेश
ज्ञानेश कुमार और एक तगड़े आईएएस अधिकारी के बीच में हो गई एक ऐसी बहस दोस्तों की मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। अब जो बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के अंदर एक हाई लेवल चुनाव की समीक्षा होती है दोस्तों। इस बैठक में जमकर गर्मा गर्मी देखने को मिली और मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब एक वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को चुनौती दे दी गई। पर्यवेक्षक अनुराग यादव जो आईएएस अधिकारी है, उन्होंने कूच बिहार में तैनाती के दौरान अपने काम को लेकर किए जा रहे जिक्र के बीच में चुनाव आयुक्त से एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों, जिससे मीटिंग में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन की पूर्ण पीठ ने इस बैठक को बुलाया था दोस्तों। ये एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। इस बैठक के दौरान कूच बिहार दक्षिण के सामान्य पर्यवेक्षक अनुराग यादव ने सीईसी की ओर से की गई टिप्पणी पर अपनी आपत्ति जताई दोस्तों। सूत्रों के अनुसार स्थिति तब बिगड़ गई जब सीईसी ज्ञानेश कुमार ने उस अधिकारी से घर वापस चले जाने के लिए बोल दिया। सूत्रों ने बताया कि अनुराग यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। हमने इस सेवा में 25 साल दिए हैं, यानी 25 साल से आईएएस अधिकारी हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें मुझसे नहीं कर सकते। अनुराग यादव उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी है दोस्तों और बहस में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया है दोस्तों। सूत्रों ने बताया है कि अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन अनुराग यादव को तत्काल प्रभाव से सामान्य पर्यवेक्षक के पोस्ट से हटा दिया गया है और इनकैपेसिटी का दावा किया गया है, यानी इनकैपेबल बताया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में विद्रोही रवैया अपनाने वाले अधिकारी ने बता दिया कि सीईसी चुनाव आयुक्त कुछ भी आकर नहीं बोल सकते, यानी अधिकारी सारी बातें उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से अधिकारियों के ऊपर प्रेशर चल रहा है दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसआईआर को लेकर खासकर, उसके बाद एक अधिकारी को जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो वो भड़केगा ही भड़केगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार के आईएएस अधिकारी है दोस्तों अनुराग यादव। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के अंदर भी पड़ेगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केरल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है दोस्तों। अपडेट यह है कि केरल के अंदर भी इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और परिवर्तन के लिए केरल के अंदर भी जब ज्यादा वोट पड़ते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। कुछ इस तरीके का ही मामला सामने आया है दोस्तों। केरल के अंदर 5 बजे तक जो आंकड़े आए थे उसके हिसाब से 78% के आसपास वोट पड़ चुका था दोस्तों। और जो अंतिम आंकड़े आएंगे ये आंकड़ा कम से कम 80 तक पहुंचेगा, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 76% वोट पड़े थे और पिछली बार परिवर्तन नहीं हुआ था। और इस बार तकरीबन 4% एक्स्ट्रा वोट पड़ रहे हैं दोस्तों, जो परिवर्तन के लिए अमूमन डाले जाते हैं। ऐसे में केरला से भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि परिवर्तन के लिए लोग घर से बाहर निकले हैं। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा की बौखलाहट को लेकर एक बयान दिया दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दरअसल हुआ ये कि मीडिया के इंटरव्यू के दौरान उनसे ललन टॉप के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, जो आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर पासपोर्ट से जुड़े मामले को लेकर लगा हुआ है दोस्तों। इस आरोप पर जब सवाल पूछा गया तो हिमंता बिस्वा शर्मा भड़क गए और ललन टॉप न्यूज चैनल वाले को ही उल्टा सीधा सुनाने लगे दोस्तों और कहने लगे कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। और इस तरीके से बहसा बहसी देखने को मिली दोस्तों। सवालों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा और बौखलाहट उनके मुंह पर देखने को मिल रहा था। इसी वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपाई जब दे किसी को भाषा का ज्ञान तो समझो उलट गया है आज आसमान, यानी परिवर्तन हो चुका है असम के अंदर दोस्तों। अखिलेश यादव इस बात की उम्मीद जता रहे हैं और उनको भी कुछ ना कुछ ग्राउंड से इनपुट तो मिला होगा, यानी जानकारियां उनको भी मिली होगी दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर उल्टा सीधा बयान देने वाले पार्टी के नेताओं का बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट इंदौर शहर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से जुड़ी सामने आई है, जहां पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें बैठक की शुरुआत में वंदे मातरम गाया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इंदौर में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम से शुरुआत होती है। जनगण मन के साथ में कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म होता है। उनके मुताबिक धर्म से पहले राष्ट्र सर्वोपरि है और हर कार्यकर्ता को इस भावना का सम्मान करना चाहिए। नगर निगम की हालिया बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी की पार्षद रुबीना खान के द्वारा वंदे मातरम गाने से इंकार करने के बाद विवाद काफी गहरा गया था दोस्तों। ऐसे में पार्टी ने कहा कि यह अनुशासनहीनता है और पार्षद रुबीना खान ने वंदे मातरम गाने से इंकार करने के बाद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस भाड़ में जाए, मेरा उसे कोई जीवन भर का अनुबंध नहीं है। यानी कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी नाराज नजर आ रही है पार्षद रुबीना खान दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जा सकती है, उनको वंदे मातरम गाना है या नहीं गाना वो उनकी अपनी मर्जी है, चुप भी रह सकती है। लेकिन इस तरीके से पार्टी के लिए बोलना कि भाड़ में जाए पार्टी, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर नाराज भी है दोस्तों और डिसिप्लिन को लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में रुबीना खान को पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो ऐसे अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पोलो मैदान में गुरुवार को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सभा को लेकर सियासत तेज हो गई। दोस्तों बीते दिन नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भीड़ इसलिए नहीं आई क्योंकि 200 के आसपास ऐसे बस थे जिन बसों को भर भर कर कार्यकर्ताओं को लेकर आना था यहाँ पर रैली में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोगों की धमकी के कारण बस के मालिकों ने बस देने से बीजेपी को मना कर दिया, यानी बसों पर लोगों को सवार करके बीजेपी की रैली में नहीं ला पाए, इसलिए भीड़ नहीं इकट्ठा हुई। यानी भाजपा के लोग भी मान रहे हैं कि आसनसोल के अंदर नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली पूरी तरीके से फेल रही दोस्तों, क्योंकि भीड़ नहीं जुटी। बाद में बीजेपी के लोग कहने लगे कि बरसात हो रही थी इसलिए नहीं जुटी, और फिर कहने लगे कि बस की वजह से नहीं जुटी, यानी अब बहाने बना रहे हैं। सबको पता है कि असम के अंदर अब धीरे धीरे करके चुनाव चढ़ता जा रहा है दोस्तों, और ममता बनर्जी को लेकर जिस तरीके के विवादित बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं, ये पूरा चुनाव फिर से ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी बनने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद भाजपा एक और तर्क देते हुए कहते हैं कि बारिश के कारण मोदी की सभा थोड़ी देर से चली, इस कारण से लोग वहां पर रुके नहीं और लोग चले गए, यानी सारे बहाने बनाए जा रहे हैं दोस्तों तरह तरह के। ऐसे में आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें बंगाल के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों के वोटों को 1000 करोड़ रुपए में बेचा गया है, इस तरीके के आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाए हैं और एक वीडियो जारी किया है दोस्तों। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है हुमायूं कबीर का, यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उम्मीदवार और नेता और टीएमसी से जुड़े रहे हुमायूं कबीर का दोस्तों। और हुमायूं कबीर अचानक से अपनी पार्टी बनाकर बंगाल चुनाव में मैदान में उतरे, तो इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो वीडियो है उस वीडियो में दिख रहा है कि ये बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है, और उन्होंने कहा कि मेरा काम है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को चुनाव हराना और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करना, ताकि तृणमूल कांग्रेस से मुस्लिम मतदाता दूर हो जाए और 70 से 80 सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। 1000 करोड़ रुपए की डील बताई गई है। और दूसरा कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी पूरी तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश की बातें खुद कैमरे पर स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टता नहीं हो पाई है दोस्तों, यानी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन एक बात है कि इस मामले को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस को एक ऐसा मटेरियल मिला है जिस पर वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर जोरदार तरीके से मुस्लिम समाज के बीच में प्रचार करेंगे और बताएंगे कि कैसे मुस्लिम मतदाताओं को विभाजित करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ये साजिश चल रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सीआरपीएफ के शौर्य दिवस के मौके पर सभी लोगों को, जवानों को श्रद्धांजलि दी है दोस्तों, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है। और ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि आपका साहस और बलिदान हर दिन हमारे देश की रक्षा करता है और आप सीमाओं पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं, देश को सुरक्षित रखते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद से लोहा लेते हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनावों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि केवल शब्दों से नहीं होती, वर्षों के त्याग और तपस्या और सेवा के बावजूद सीएपीएफ के हमारे जवानों को ना तो समय से प्रमोशन मिलता है, ना ही अपनी ही फोर्स का नेतृत्व करने का अधिकार मिलता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं सीएपीएफ वाले पोस्ट, यानी केंद्रीय बल वाले पोस्ट, उन पर बाहर के लोगों को नियुक्त कर दिया जाता है, उनके लिए रिजर्व रखा गया है। यानी आईपीएस अधिकारियों को बड़े बड़े पोस्ट पर, सीएपीएफ के बड़े पोस्ट पर पहुंचाया जाता है दोस्त, जबकि सीएपीएफ में काम करने वाले अनुभवी लोगों को बड़े पोस्ट पर नहीं जाने दिया जाता, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नीति के खिलाफ एक आक्रोश, एक गुस्सा लोगों के बीच में है। खासकर सीएपीएफ के लोग चाहते हैं कि जो लोग सीएपीएफ में अपनी जिंदगी बिताते हैं, 20-25 साल का अनुभव रहता है, उनको ही सीएपीएफ के बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचना चाहिए। किसी आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी को लाकर सीएपीएफ के बड़े पोस्ट पर नहीं बिठाना चाहिए। हालांकि भाजपा सरकार इसके लिए कानून लेकर आ गई है और राहुल गांधी इसी बात का जिक्र करते हुए दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही इस कानून को वापस से डस्टबिन में डाल दिया जाएगा और सीएपीएफ की जिम्मेदारी वही संभालेंगे जो सीएपीएफ के अनुभवी लोग होंगे। बाहर से लाए गए लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, यानी किसी आईपीएस अधिकारी को सीएपीएफ का हेड नहीं बनाया जाएगा। ये वादा राहुल गांधी का काफी ज्यादा बड़ा है दोस्तों, क्योंकि देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सीएपीएफ के लोग हैं और उनके परिवारों को अगर आप लगा लेंगे तो अच्छा खासा आंकड़ा है। साथ साथ महाराष्ट्र से सियासी खबर सामने आ रही है दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपडेट यह है कि बीते दिन बारामती के उपचुनाव को लेकर नामांकन वापस करने का अंतिम दिन था दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी के नेता हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि वो अपना उम्मीदवार वापस करेंगे और बारामती के विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार वापस लेने का ऐलान किया गया है। 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे और नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन बीते दिन था दोस्तों। ऐसे में अजित पवार के निधन के बाद सीट पर चुनाव हो रहा है और एनसीपी एपी के लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर निर्विरोध चुनाव हो, यानी अजित पवार के समर्थन में, अजित पवार को लेकर, क्योंकि ये सीट जुड़ी हुई है तो यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए। एक तरफा यहाँ पर अजित पवार के नाम पर सुनेत्रा पवार को जीत दे देनी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही थी दोस्तों, यानी बार बार मांग की जा रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के आला कमान के लोगों को भी फोन लगाया गया और उनसे बोला गया कि कृपया करिए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कृपया हटाइए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक तरफा चुनाव हो, निर्विरोध वाला चुनाव हो। बाद में कांग्रेस पार्टी ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद इस बात को मान लिया दोस्तों और मान मनोबल के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ठीक है वो फैसला ले रहे हैं, लेकिन
लिए बीजेपी के खिलाफ उन्होंने संदेश पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि हमारा कहने का मतलब यह है कि हम यहां से उम्मीदवार नहीं उतारना चाहते थे, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को बताना चाहते थे कि अजीत पवार के प्रति हमारा सम्मान है और अजीत पवार के न्याय की हम लोग मांग करते हैं और उनके जांच पड़ताल की मांग करते हैं, यानी हादसा जो हुआ था उसके जांच पड़ताल की मांग करते हैं, जिस पर बीजेपी के लोग कन्नी काट रहे हैं। और इसी कारण हमने अपना उम्मीदवार उतारा था ताकि ये मुद्दा लोगों के बीच में पहुंचे। लेकिन अब क्योंकि सुनेत्रा पवार ने हमको ऐसा बोला है और एनसीपी के लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम अपना उम्मीदवार हटा लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार आकाश मोरे से कहा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और बाद में नामांकन वापस हो गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन सवाल फिर यही है कि अजीत पवार के हादसे को लेकर आखिर न्याय कैसे हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी से अलग हुए राघव चड्ढा को लेकर सब मानते हैं कि इसे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद सरस्वती भी बोलते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से हट गए, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। लोगों को उनसे बड़ी उम्मीद थी, आम आदमी पार्टी को उनके बढ़ते कद से लीडर को दिक्कतें हो रही थी, यानी आम आदमी पार्टी के कई नेता थे जो राघव चड्ढा के बढ़ते कद से नाराज चल रहे थे। और ऐसे में दोस्तों राघव चड्ढा को लेकर शंकराचार्य की बातें एकदम सही है। कहीं ना कहीं राघव चड्ढा मिडिल क्लास लोगों के बीच में अच्छे खासे समर्थन जुटा रहे थे दोस्तों। जिस तरीके का मुद्दा वो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर उठा रहे थे, आम जनता उससे जुड़ पा रही थी और भारी संख्या में उनको समर्थन भी मिल रहा था। सोशल मीडिया पर तो उनको अलग ही तरीके का रिस्पांस मिल रहा था दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से जाने के बाद आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा वर्ग जो पहले सपोर्ट करता था उसका समर्थन कम हो जाएगा। और शंकराचार्य एकदम सही बात बोल रहे हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं दोस्तों? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कोलकाता पोर्ट निर्वाचन क्षेत्र से राकेश सिंह को मैदान में उतारा है दोस्तों। राकेश सिंह बीजेपी के वो उम्मीदवार है जो 24 घंटे पहले ही जेल से रिहा हुए हैं और कई बड़े कांड में जेल में बंद थे दोस्तों। 6 महीने के बाद जेल से रिहा होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता और कोलकाता के महापौर मेयर फिरहाद हकीम के खिलाफ इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी फिरहाद हकीम की सीट जो काफी ज्यादा मुश्किल सीट है भाजपा के लिए और तृणमूल कांग्रेस का सबसे सुरक्षित जगह है, वहां से उतारा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि सोचिए कि एक घोषित व्यक्ति जो आपराधिक छवि का व्यक्ति है दोस्तों, जिसके आपराधिक बैकग्राउंड है, जेल काट कर आया है, उसको चुनाव लड़वाया जा रहा है। यानी जैसे तैसे, चाहे दबंगई हो, गुंडागर्दी हो, कैसे भी करके चुनाव देना है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की है दोस्तों। 294 सीटों से घोषित किए गए उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 8 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। बंगाल के पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो 8 उम्मीदवार उतारे थे दोस्तों, उसमें दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। तृणमूल कांग्रेस ने 112 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। 75% वोट मुस्लिम समाज का तृणमूल कांग्रेस को इसीलिए मिला था, जबकि बीजेपी को मात्र 7% वोट मिला था। मालदा के सूजापुर के अंदर एक उम्मीदवार 366 बूथों में से 244 पर सिंगल डिजिट वोट प्राप्त करता है दोस्तों, और 19 बूथ पर बीजेपी को 0 वोट मिलता है। बीजेपी ने पूरे बंगाल में 77 सीटें जीती, लेकिन मुस्लिम इलाके के अंदर इसका प्रदर्शन काफी खराब रहा। 2016 में बीजेपी ने सिर्फ 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, इसमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। 2016 में जो 3 सीटें दी गई थी उसे भी ट्रेंड साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और बीजेपी की रणनीति अब विनेबिलिटी फर्स्ट है। यानी मुस्लिम इलाकों के अंदर अगर मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी दे भी देती है तो मुस्लिम जनता वोट देती नहीं है दोस्तों। इसके बाद अब बीजेपी के लोग मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतार ही नहीं रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है उसके बाद वो उम्मीद करे कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी को वोट देंगे, ये तो एक अलग ही तरीके का भाजपा का सपना है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जिस समाज के खिलाफ बीजेपी के लोग बोलते हैं उसी समाज के लोग भाजपा को वोट देते हैं, ऐसा तो संभव है नहीं। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। साथ साथ दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि असम के कार्बी आंगलोंग जिला प्रशासन ने 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर साझा किया एक वीडियो के संबंध में पुलिस की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें निश्चित तौर पर मतदान केंद्र के अंदर वीडियो बनाया जा रहा था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। ऐसे में दोस्तों कथित तौर पर दीफू निर्वाचन क्षेत्र के अंदर वो वीडियो बनाया जा रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिन पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। साथ अयोध्या के अंदर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार का विकास पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है दोस्तों। अब जो अपडेट है वो ये कि अयोध्या के अंदर बीजेपी के पुराने कार्यालय के बाहर की जो सड़क है वही धंस गई है। यानी सोचिए भाजपा के लोग इसी कार्यालय से अयोध्या में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के दफ्तर के सामने की जो सड़क है उसी का विकास पूरी तरीके से जमीन में धंस गया है दोस्तों। मौके पर मौजूद गाड़ियों के हादसे का शिकार होने की भी जानकारी है और इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के लोग सड़कों के बनने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और है दोस्तों। सबको पता है कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें बन रही है और सड़कें धंस रही है। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा।
बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर असम के बोडोलैंड के उदालगुरी सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेन देमारी ने 2 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों पार्टी ने उनको चुनाव प्रचार के लिए यानी कांग्रेस पार्टी ने 30 लाख रुपए दिए थे इनको चुनाव प्रचार करने के लिए और अपने पैसे पर कांग्रेस चुनाव लड़वा रही थी, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की ये सीट खराब कर दी गई। खासकर बोडोलैंड की वो सीट है जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या आबादी है और क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों की खुद की पार्टियां होती है दोस्तों, इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस सीट पर पहले मजबूत नहीं थी और इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार उतारा और उदालगुरी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेन देमारी को 30 लाख रुपए देकर चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने धोखा देते हुए पार्टी को ही छोड़ दिया। अब देखते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंदौर के नगर निगम में बुधवार को 8,455 करोड़ रुपए का बजट शोर शराबे के बीच में बहुमत से पारित कर दिया गया। बजट चर्चा के दौरान एक पार्षद ने वंदे मातरम गाने से इंकार कर दिया, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई को निष्कासित करना पड़ा और काफी बवाल मचता हुआ नजर आया। दोस्तों ऐसे में मध्य प्रदेश के इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से भी कहीं ना कहीं कहा गया कि पार्टी दफ्तर के अंदर भी वंदे मातरम चलेगा। ऐसे में दोस्तों हंगामा फौजिया शेख अलीम और बीजेपी के लोगों के बीच में हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी कि वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा और हर किसी को वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं है, ये लोगों की इच्छा होती है। जिसको गाना है वो गाए, जिसको नहीं गाना वो नहीं गाए। कोई किसी पे दबाव नहीं बना सकता, आदमी चुप भी रह सकता है और ये बात एकदम सही भी है। दोस्तों ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लेकर जो बताएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।